नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हर एक बेटी की कहानी है जो कि उसके मायके से जुड़ी होती है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वही बरामदा है और बरामदे में बिछा हुआ तखत भी वही है जो आज से कई साल पहले भी हुआ करता था, और उस पर बैठी देविका आज भी अपने मायके से ससुराल जाने को तैयार बैठी थी। पर आज यहाँ के दृश्य के साथ साथ रिश्तेदार, भावनाएं और सोच सब कुछ बदल चुके थे। 2 साल पहले जब वह यहाँ से विदा हो रही थी तब माँ को बीमार हालत में छोड़ करके जा रही थी। जाते जाते बार बार अपनी भाभियों से, भाई से गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि माँ की तबीयत की खबर उसे देते रहें। सब ने उसे सांत्वना भी दिया था। बाबूजी से भी यही कह करके गई थी वह, पर तबीयत की खबर देना तो दूर, माँ इस दुनिया को ही छोड़ गई और किसी ने उसे बताने की जरूरत नहीं समझी। वह जब भी मायके आती तो माँ उसे इसी बरामदे में या बाहर चौक में बैठी मिलती। चूंकि उसके आने का समय सुबह का होता था और अक्सर वह सर्दियों में ही आती थी, तो माँ कभी अलाव के पास बाबूजी के साथ बैठी हुई हाथ सेकती मिलती तो कभी चाय पीती या कुछ और काम करती हुई। वह जैसे ही बड़े गेट्स पर आकर के खड़ी होती तो माँ बाबूजी उसे स्तब्ध हो करके ऐसे टकटकी लगाए देखते रहते जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। उन्हें लगता कि अगर वो पलकें झपकाएंगे तो वह गायब हो जाएगी। जब उन्हें उसके आने का पूरी तरह विश्वास हो जाता तो माँ अपने घुटनों के दर्द को भूल करके वहां से उठ करके तेजी से चलकर आने की कोशिश करती हैं। उन्हें ज्यादा ना चलना पड़े इसलिए वह भी जल्दी जल्दी चल करके माँ के पास पहुँच जाती और उनके गले लग जाती है। माँ की बाहों में सिमट करके वह फिर छोटी सी बच्ची बन जाती है। मन करता है अब वह कभी उनसे अलग ना हो। फिर माँ उसका बैग उठाने के लिए बढ़ती हैं, पर खुद रख दूंगी ना, तुम परेशान मत हो, कह करके वह बैग उठा करके ला करके बरामदे में इसी तखत पर रख देती थी। माँ अलाव के पास उसके लिए बिड़वा, सूखे पुआल से बना हुआ बैठने का आसन रख देती और किसी को भेज करके बहू को चाय नाश्ता लाने को कहलवा देती थी। वह जब तक यहाँ रहती माँ की दुनिया उसके और बच्चों के आसपास घूमती। वह कभी उसे अकेली नहीं छोड़ती। उसके बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, उनको कुछ नया खाने का मन हो तो बताएं। बस हमेशा हर तरह से इसी कोशिश में रहती कि शहर से आई उनकी बेटी और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ घर में सभी हैंड पंप के ताजे पानी से नहाते थे, पर देविका और बच्चों को पानी गर्म करके नहाने की आदत थी, इसलिए माँ ईंटों को जोड़ करके चूल्हा बनाती थी और उस पर इनके नहाने के लिए खुद गर्म पानी करती थी। जब वह वापस जाने की बात माँ को बताती थी कि फला दिन को उसे जाना है तो वह उसे उदास हो करके पहले चुपचाप देखती, फिर कहती, क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? कुछ दिन और नहीं रुक सकती? रिजर्वेशन है माँ, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा, कह करके वह नजरें झुका लेती। उस समय उनकी आंखों की बेबस नमी उससे सहन नहीं होती थी। उनकी आंखों में ना जाने कैसी गहरी उदासी और शायद उसके लिए कुछ ना कर पाने की छटपटाहट होती थी जो कि देविका का भीतर तक हिला देती थी। एक बार माँ ने कहा भी था कि नाना के खेतों के बिकने के बाद उसे भी 1 लाख रुपए देगी और बाबूजी भी यही प्रॉपर्टी में भाइयों के बराबर हिस्सा तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ रुपए जरूर देंगे, उसका अधिकार नहीं मारेंगे।
तब उसने माँ से यही कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तों में प्यार बना रहे, बस यही उसके लिए जरूरी है। पर माँ ने कहा जो जिसका है वो तो देना ही है, हम ज्यादा तो नहीं कर सकते पर थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। पर उसने महसूस किया था कि माँ अपने बेटों के सामने उसके अधिकार की बातें नहीं कर पाती थी, कारण वह भी जानती थी कि गांव में आज भी बेटियों के मायके की जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। इसलिए माँ कहने में झिझकती थी और यही कारण था कि उसने भी गुस्सा आता था। मन करता कि कह दे कि जब इतना चाहती हो मुझे तो बेटों के बराबर अधिकार देने में और उनके समक्ष बोलने में डरती क्यों हो, लेकिन अच्छा ही है कभी नहीं बोली। जिस दिन उसे वापस जाना होता तब बरामदे में रखे इसी तख्त पर बैठ करके कपड़े बैग में रखती और माँ गुड़, मुरमुरे, अचार, घी और न जाने क्या क्या ला करके उसके लिए रखने लगती। तब उसे बार बार मना करना पड़ता था कि कैसे इतना सब कुछ कर ले करके जाएगी। उनका बस चलता तो वह गेहूं, चावल, दाल भी बांध देती। उसी तख्त पर बैठी बहुओं से सामान मंगवा करके रखती जाती। कभी कभी हाथ जहां के तहां रुक जाते और उसे एकटक देखने लगती, जैसे उसकी छवि को आंखों में बसा लेना चाहती हो। फिर बाबूजी के दिए पैसे तो उसे देती ही और अपने पास जोड़ करके रखे 4-5 हजार रुपए उसे और देती। उस समय उन्हें देख करके ऐसा लगता जैसे वह अपनी बेटी को ना जाने क्या क्या और कितना दे देना चाहती हैं, पर फिर भी उन्हें कम ही लग रहा था। उसके बच्चों को गांव के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, इसलिए उनके कपड़ों के पैसे अलग और आशीर्वाद के पैसे अलग से देती थी। गांव में रहते हुए भी वह अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चों के लिए खुलकर खर्च करती थी। उसे लगता है कि शायद यही कारण होगा कि भाइयों ने माँ की बीमारी की खबर उसे नहीं दी, कि कहीं माँ ने उसे वह सब देने की बात कह दी हो जो वो देना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में वह मना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ना बताने में ही भलाई समझा। उसे किसी अन्य से उनकी बीमारी की खबर मिली और वह भागती चली आई थी। भाई से तो जब भी फोन पर बात होती तो वह माँ ठीक है कहता और उनके आसपास ना होने का बहाना बना करके बाद में बात करवाने का वादा करके फोन रख देता और फिर दोबारा फोन ही नहीं करता था। माँ इस दुनिया को छोड़ गई, पर उसके भाइयों ने उसे बताने की आवश्यकता नहीं समझी। उनकी 13वीं से 2-3 दिन पहले उसे पट्टीदार के ही किसी अन्य सदस्य ने फोन करके बताया, अन्यथा वह इस बात से अनजान ही रहती कि अब उसके सिर से ममता का साया हट चुका है। वह बहुत तड़प रही थी, जितना माँ के जाने से रोई थी उतना ही अपनी उपेक्षा के दर्द से बिलखती और वह कुछ ना कर सकी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब कभी नहीं जाएगी वहां। आखिर अब उसका भी क्या वहां है, आखिर अब उसका है भी क्या वहां। माँ थी तो चली गई। फिर क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उसने खुद को समझाया कि बाबूजी हैं, उसे जाना चाहिए उनके पास। आखिर वो भी तो अकेले हो गए होंगे, पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। और उनसे पूछना भी तो है कि भाइयों ने नहीं बताया तो वो भी तो बता सकते थे ना। वह बाबूजी से मिलने अकेले आई और तब उन्हें अकेले इसी तख्त पर लेटे पाया। उसे देखते ही बाबूजी रो पड़े और उन्हें फूट फूट करके रोते देख देविका खुद को भी रोक नहीं पाई, वह भी रो पड़ी थी। बाद में उन्होंने उसे बताया कि उसके भाइयों ने उनसे झूठ बोला था कि उन्होंने उसे माँ के गोलोक गमन की सूचना दे दी थी। उनको तो यही लगता था कि देविका सब कुछ जानने के बाद भी नहीं आई। उसने सभी को दोषी ठहराते हुए पहली बार कठोर शब्दों में फटकारा था। पहली बार घर की बड़ी बेटी होने के अधिकार से डांटा था और तब किसी ने फोन खराब होने और किसी ने फोन नंबर ना मिलने के
अविश्वसनीय बहाने बनाए थे। देविका को मां के बगैर घर काटने को दौड़ता महसूस हो रहा था। हालांकि अब तो उसका एक भाई भी पुराने वाले घर से यहीं इस नए घर में रहने लगा था, ताकि रात को बाबूजी को अकेले ना रहना पड़े। तब भी देविका के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे पहले माँ उसका ख्याल रखा करती थी, इस बार बाबूजी ने रखा, और उन्होंने भी वही दोहराया जो माँ कहा करती थी कि उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे, और उन्होंने मौसी के बेटे से इसकी बात भी कर ली। देविका को महसूस हुआ कि उसके बाबूजी के स्वभाव में पहले से कितना अधिक परिवर्तन आ गया है। माँ के रहते वह कभी नहीं पूछते थे कि उसने खाना खाया या नहीं, उसे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, या शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पता होता था कि माँ खुद से पहले उसका ध्यान रखती थी, और अब माँ के अभाव में वह माँ के हिस्से की जिम्मेदारी भी स्वतः निभाने लगे। शायद उन्हें अपने बहू बेटों की लापरवाही का भी तो बोध था, इसलिए वह ज्यादा सजग हो गए थे। अपने कपड़े बैग में रख रही थी। पास ही दोनों भाभियां खड़ी थी, पर आज उसे भेंट में देने के लिए उनके पास चंद रुपयों के अलावा कुछ ना था। जब भाभियों ने उसे पैसे देना चाहा तो उसने मना कर दिया, पर बाबूजी की ओर देख करके उसे लगा कि उन्हें दुख होगा अगर वह खाली हाथ चली गई तो। इसलिए जब भाभी ने दोबारा आग्रह किया तो उसने चुपचाप रुपए पकड़ लिए। फिर बाबूजी ने भी अपनी जेब से रुपए निकाल करके उसे दिए तो उसे माँ की वही आदत याद आ गई, जब वह उनके दिए गए पैसों में अपने पास से भी मिलाती फिर देती थी। उसने भरी आंखों से बाबूजी के धुंधलाते चेहरे की ओर देखते हुए चुपचाप रुपए ले लिए और भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। बाबूजी भी वहीं बाहर तक उसे छोड़ने आए और अपना और बच्चों का ख्याल रखने की हिदायत के साथ उसे आते रहने को कहा, और भाई ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज्यों-ज्यों गाड़ी पगडंडी की ओर आगे बढ़ती जाती, बाबूजी की आकृति और धुंधली होती जाती। माँ के अभाव में उसे आज घर का वह बड़ा सा गेट कितना सूना निर्जीव प्रतीत हो रहा था। माँ बिन मायका उसके मुंह से अनायास ही निकला और पलकों के बांध को तोड़ करके आंसुओं की बूंदें गालों पर लुढ़क आई। अपने घर पहुंच करके उसने अपने साकुशल पहुंचने की खबर बाबूजी को फोन करके दे दिया था। उसके बाद वह इंतजार करती रही कि शायद कभी भाई का फोन आए या भाभी फोन करके उसकी कुशल क्षेम पूछेंगी, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया। उसने भी सोच लिया कि अब वह भी फोन नहीं करेगी, पर दूसरे ही पल बाबूजी का मुरझाया चेहरा ध्यान आ गया और उसने सोचा कि आखिर इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है। उन्हें तो शायद नंबर भी नहीं पता होगा, और ऐसा ख्याल आते ही उसने अपने बाबूजी के मोबाइल पर ही फोन किया और फिर काफी देर तक उनसे बात की। उसका फोन आने से बाबूजी भी बहुत खुश हुए। जैसे पहले माँ होती थी, अब तो वह फोन पर वो उससे घर परिवार और फसल की बातें भी करने लगे थे, जबकि पहले वह उसके बारे में माँ से ही पूछा करते थे। उससे तो बस हाल चाल पूछ करके फोन रख देते थे। अब देविका का नियम बन गया था कि हफ्ते 10 दिन में एक बार मिल जाती थी, एक बार बाबूजी से मिल जाती थी। बीच में कई बार तो ऐसा भी हुआ जब उसका नंबर नहीं लगा तो उसने अपने भाई के मोबाइल पर फोन करके बाबूजी से बात की, परंतु कभी भी उसके भाइयों या भाभियों ने उसे अपनी तरफ से फोन करने की औपचारिकता भी नहीं की। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने बाबूजी को फोन किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसने सोचा शायद फोन दूर रखा होगा, इसलिए पता नहीं चला होगा, वह बाद में कर लेगी। परंतु कुछ घंटों बाद फोन करने पर फिर उन्होंने नहीं उठाया। उसे उनकी कही बात ध्यान आई कि पहले भी कई बार उनको फोन की घंटी धीमी होने के कारण सुनाई नहीं पड़ी थी।
तब उसने ही चाचा के लड़कों को फोन किया था कि बाबूजी मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ाने को कहा था। उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फोन ना उठाया हो। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। उसने अपने भाई को फोन किया, वह उनसे उनकी बात करवा दें, तो भाई ने कहा कि वह कहीं दूर किसी और गांव में आया हुआ है, घर पहुंच करके बात करवा देगा। फिर वह इंतजार करती रही पर उसके भाई का फोन नहीं आया। इसी प्रकार कभी वह खुद फोन करने की कोशिश करती और कभी भाई से बात करवाने की कहती और वह नए नए बहाने बना करके टाल देता। लगभग 1 महीना हो गया पर देविका अपने बाबूजी से बात नहीं कर पाई। अब उसको बेचैनी होने लगी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इन लोगों ने तो माँ के देहांत की खबर भी नहीं दी थी, तो अब कहीं नहीं, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता, वह बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वह अपने मन को बहला देती। उसने सोचा इस बार इतने दिनों से बात नहीं हुई तो हो सकता है कि वह खुद फोन कर लें। पहले भी तो एक बार कई दिनों तक बात नहीं हो पाई थी। फिर जब भाई ने के मोबाइल पर फोन करके बात की थी तो उन्होंने बताया था कि शायद उनके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, वह बाजार नहीं जा सके इसलिए रिचार्ज नहीं करवा पाए अब तक। तो देविका ने तुरंत ऑनलाइन उनका मोबाइल रिचार्ज करवा दिया था और उनको उन्हीं के मोबाइल पर फोन करके बताया कि अब उन्हें रिचार्ज के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबूजी बड़े खुश हुए थे। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ हो। उसने ट्रेन के रिजर्वेशन करवाने के लिए अपने पति से कहा कि जितनी जल्दी का टिकट मिल सके वो बुक करवा दें, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे कि देविका का मोबाइल बज उठा। उसे लगा बाबूजी का फोन होगा। उसने तुरंत उठा लिया, पर अनजाना नंबर देख करके फोन काटने ही जा रही थी कि शायद कोई काम का फोन हो। यही सोच करके उसने फोन उठाया और उसके हेलो बोलते ही दूसरी ओर से उसके चचेरे भाई की आवाज आई और उसने बताया कि बाबूजी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वह निस्वेद हो करके बैठ गई। वह निर्जीव सी हो करके बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे क्या कहे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और अब बाबूजी भी उसे छोड़ करके चले गए। पर कैसे? क्या वे बीमार थे इसलिए फोन नहीं उठा रहे और किसी ने उसे खबर नहीं की, जैसे माँ के समय नहीं किया था। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी, जीभ मानो तालू से चिपक गई। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर ओंठ हिल करके शांत हो गए। दूसरी ओर से आवाज आ रही थी कि दीदी तुम आ रही हो ना, तुम्हारा इंतजार करें? हाँ, बस इतना ही बोल सकी वह और फोन बिना काटे रख दिया और उसी समय बस से ही गांव के लिए निकल पड़ी। रात भर का सफर उसे सदियों सा लग रहा था। बस अपने निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे देरी से पहुंची। इसी बीच उसके भाई और चचेरे भाई के कई बार फोन आ चुके थे। अधिक देर होती देख भाई ने उसे बस स्टेशन से लाने के लिए मोटरसाइकिल से चचेरे भाई को भेज दिया ताकि जल्दी आ सके। मोटरसाइकिल से उतरकर वह दौड़ती भागती घर में घुसी। बाबूजी की अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी थी। सबकी आंखें उसके इंतजार में मुख्य द्वार पर टिकी हुई थी, पर उनमें ना माँ की आंखें थी और ना ही बाबूजी की। उस भीड़ में भी आज वह अकेली थी। बाबूजी के चेहरे से कपड़ा हटा करके उसे अंतिम दर्शन करने के लिए कहा गया। मझली भाभी ने कुछ पैसे ला करके उसके हाथ में दिए कि वह अर्थी पर चढ़ा दे। तभी देखना चाहती थी कि भाभी को कंधे से पकड़ करके अपने आप से अलग किया और रोती हुई बाहर की ओर भागी। गांव व परिवार की अन्य महिलाएं भी थी जो अर्थी के पीछे पीछे चल रही थी। गांव के नुक्कड़ पर जाकर के उसने उनके अंतिम दर्शन करके भाभी द्वारा दिए गए पैसे चढ़ाए और एक हारी हुई जुआरी की भांति अपना सब कुछ गंवा करके खाली दामन लिए बेबस अपने सिर से बाप का साया हटते हुए देखती रही।
थके हुए भारी कदमों से वह भी भाभियों, चाचियों और बुआ के साथ घर में लौट आई। रोते हुए अपनी चाची से कहा कि इन लोगों में से किसी ने उसे एक फोन तक नहीं किया, नहीं तो वह बाबूजी से उनके जीते जी मिल लेती। यह बताते हुए वह इस बात से अनजान थी कि उसकी बड़ी भाभी को उसका खुद से अलग करना बहुत बहुत बुरा लग गया था। वो सभी को बता रही थी कि किस प्रकार उन्होंने 22 दिनों तक अस्पताल में बाबूजी की सेवा की और उनके पति ने कितना खर्च किया। देविका का मन कर रहा था कि वह अभी वहां से वापस चली जाए, अब उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। वही घर था, वही बरामदा था, वही आंगन और घर में रिश्तेदारों की भीड़ वही थी, पर देविका बेहद अकेली थी। उसके लिए यह घर तो अब उस मंदिर के समान था जिसमें उसके भगवान की मूर्तियां ही ना हो। इस खाली 4 दीवारी में सिवाय घुटन के कुछ भी नहीं था। उसकी भाभियों को उससे बोलने की पता नहीं फुर्सत नहीं थी या बड़ी भाभी को खुश करने का प्रयास था। बुआ और मौसी जी थी जो उसके पास बैठती, उससे बातें करती। अब तो गांव की औरतें भी उसकी ओर देखती तो उनकी नज़रों में उसके लिए सहानुभूति होती, जैसे कह रही हो बेचारी का मायका खत्म हो गया, उसके लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। बड़ी भाभी और भाई उससे दूर दूर ही रहते। ना जाने क्यों 13वीं संपन्न होते ही दूसरे ही दिन वह अपने घर के लिए तैयार हो गई। रुकने के लिए चाची, बुआ, मौसी और मौसी की बहू ने कहा, पर जिन्हें कहना चाहिए था उन्हें शायद डर था कि उनके कह देने से हो सकता है 1-2 दिन और रुक जाएं, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। वह एक बार फिर वहीं बरामदे में बिछे उसी तख्त पर बैठी थी। बुआ और मौसी वहीं उनके पास बैठी थी। हाँ, उसने कहा, खाना खाया? उन्होंने पूछा। हाँ, सुबह खाया था, उसने कहा। सुबह नहीं, हम दोपहर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा, जबकि सच यह था कि उसे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए किसी ने पूछा ही नहीं था और वह खुद खाना लेकर एक बार के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अरे भूख कैसे नहीं, शाम हो रही है, मैं लाती हूँ खाना, कहते हुए मौसी की बहू उठ करके उस कमरे में गई जहाँ खाना व मिठाइयाँ रखी हुई थी। मिठाई दिया तुम्हें खाने को और ले जाने के लिए रखा? बुआ ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। अरे कल तक बाल्टी भर भर करके मिठाइयाँ थी, बड़ी वाली के मायके वाले गए तो पता नहीं कि उसने सारी वहां भेज दी या फिर कहीं छिपा दिया, पर कमरे में अब कोई मिठाई नहीं है, मौसी की बहू ने बाहर आते हुए कहा। भाभी बड़ी चालाक हैं ये बहुएं, कोई खा ना ले इसलिए छिपा दिया और अपने मायके वालों को ही देंगी। इकलौती ननद के लिए भी अब कुछ नहीं है इनके पास। बुआ गुस्से को भीतर ही भीतर पीती हुई बोली, आप नाहक ही परेशान हो रही हो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लेकर के जाने वाली हूँ। कहते हुए उसे माँ की याद आ गई कि कैसे माँ उसके लिए ना जाने क्या क्या बांधने को तैयार रहती थी। जब जब वह ससुराल जाती थी तभी उसकी मझली भाभी आई और उससे पूछा, दीदी मुरमुरे और गुड़ रख दें, ले जाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, उसने कहा। गुड़ क्यों, मिठाई नहीं बची है क्या? बुआ बोली। हाँ थोड़ी है, आप कहो तो रख दूं दीदी। भाभी उसकी ओर देखते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसने कठोरता से इतनी तेज आवाज में कहा ताकि उसकी आवाज बरामदे के दूसरे छोर पर बैठे उसके बड़े भाई और भाभी को सुनाई पड़ सके। अपने भाभी को दिया यह कहते हुए कि बाबूजी की अंतिम यात्रा में मेरे द्वारा जो पैसे चढ़ाए गए वो मेरे ही होने चाहिए, इसलिए ये पैसे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। इस प्रकार उसने यह जता दिया कि अब वे लोग उसे बोझ ना समझे, वह उनका एक भी पैसा अपने लिए नहीं लेगी। शाम को वह जाने लगी तो मझली भाभी ने सभी के समक्ष औपचारिकता पूरी करते हुए कहा कि आती रहना दीदी, माँ बाबूजी नहीं हैं तो क्या हम तो हैं,
पर उसने कुछ नहीं कहा। पर उसके दिल से जरूर आवाज आई कि तुम एक बार फोन करोगी तो मैं भागी चली आऊंगी। उसे पता था कि अब कोई उसे फोन नहीं करेगा। उसके पास फोन आने तो बंद तभी हो गए थे जब बीमार पड़ी थी माँ। आज उसकी आंखें फिर भर आई। चाह कर भी वह अपने आंसू रोक ना पाई, पर वहां कोई ना था जिसके कंधे पर वह सिर रख के रो पाती। उसने तुरंत हाथ में पकड़े रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। घर की चौखट से बाहर पैर रखते ही उसे लगा कि अब उसका मायका खत्म हो गया। उसका बचपन, उसकी जवानी सब पीछे उस चार दीवारी में छूट गया। बस अगर कुछ रह गया है तो वो है यादें। अंतिम बार वह जी भर के अपने जीवन के उस हिस्से को देख लेना चाहती थी जो कल से उसके लिए अनजान हो जाने वाले हैं। देविका भाई की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। वह तब तक अपने घर को अपनी आंखों से दूर होते हुए देख रही थी जब तक कि गाड़ी गांव के आखिरी छोर के नुक्कड़ तक पहुंच करके मुड़ नहीं गई। उसका मन बार बार कर रहा था कि वह गाड़ी से उतर करके भाग करके वापस जाए और अपने घर की दीवार से लिपट जाए। मन उस घर की माटी को चूमने को मचल रहा था जिसमें उसके माँ बाबूजी की खुशबू बसी है, पर यह इच्छा अब सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। भाई उसे बस स्टेशन पर छोड़ करके वापस जाने लगा। तभी हर बार की भांति इस बार भी वह बोलने वाली थी कि माँ बाबूजी का ख्याल रखना, पर मुंह से माँ निकलते ही उसे याद आ गया कि अब घर पर उसके लिए फिक्रमंद होने वाली माँ नहीं है और ना ही बाबूजी हैं। याद आते ही वह चुप हो गई। भाई भी शायद समझ गया था, इसलिए बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। एक फाइल लेकर के उसने वकील से मिलने पहुंच गई। काफी देर तक उससे बात करने के उपरांत घर वापस आ गई। लगभग एक हफ्ते बाद फोन करके उसने अपने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आया देख करके राकेश को आश्चर्य हुआ। वह पूछ बैठा, देविका वकील को क्यों बुलाया है? राकेश, बताती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे। वह बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूंगा? राकेश बोला, राकेश, भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी दे करके हमारा परिवार पूरा कर दिया है। दोनों हमारे लिए बराबर है ना? वह बोली, हाँ, पर मैं समझा नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बाद भी हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा ही, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। इसलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा हमारी बेटी के नाम करके उसका मायका सुरक्षित कर दिया है। अब प्रॉपर्टी के कारण ही सही वह रिश्ते और दोनों जीवित रहेंगे। राकेश निशब्द हो देविका का चेहरा देखता रहा। इस समय उसके चेहरे को देख करके यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह भाव शून्य सी फाइल के पन्ने पलट पलट करके देखती रही। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।